हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 31 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम साबुत यानी खड़ी मूंग या चना को जब हम रात भर के लिए पानी में भिगो देते हैं, फिर उसके बाद उससे पानी में निकाल कर बाहर छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले जो भाग निकल के आता है, जो अंकुरित होता है, छोटी छोटी जो निकल आती हैं जड़ें, तो वो कौन सा भाग होता है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा तना, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है जड़, चौथा ऑप्शन है फल। तो हम सबको पता है कि सबसे पहले जब पौधा जो अंकुरित होता है तो सबसे पहले क्या बढ़ता है, जड़ उसकी सबसे पहले नीचे की साइड जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी पत्तियां निकलती हैं, तो उसके बाद तना विकसित होता है, फिर सबसे लास्ट में फल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। वो क्या होती है, वो जड़ होती है, वो जड़ें होती हैं जो पहले नीचे की तरफ जाएंगी, फिर नीचे की तरफ होने के बाद ऊपर की तरफ पत्तियां निकलती हैं। अगर छोटी सी भी पत्तियां हैं तो वो अगर हरी हो गई हैं तो वो अपना खाना स्वयं बनाने में जो है सक्षम होती है। जब तक पत्तियां नहीं निकलती तब तक उसको खाना कहाँ से मिलता है, जो वो साबुत मूंग है उसमें जो खाना रहता है उसी से वो अपना खाना बनाती हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। पहला ऑप्शन है हमारा नीला काला, दूसरा ऑप्शन है नीला बैगनी, तीसरा ऑप्शन है नीला नारंगी, चौथा ऑप्शन है नीला हरा। तो हम सबको पता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और जो वो भोजन बनाते हैं वो उनकी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के रूप में उसमें संरक्षित रहता है, तो उसमें संचित रहता है। तो उसको पता लगाने के लिए कि उनकी पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट या वो स्टार्च या मांड है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आयोडीन परीक्षण करते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि जब आयोडीन परीक्षण हम करते हैं तो वो आयोडीन का जो परीक्षण करते हैं उसमें कौन सा कलर आता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक परखनली में एक पत्ता लिया जाता है और उसमें कुछ स्प्रे डाल दी जाती है। फिर पत्ती को पूरी तरह उसमें डुबो दिया जाता है। परखनली को आधे पानी से भरे बीकर में रखा जाता है। बीकर को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि परखनली में पत्ती का सारा रंग स्प्रिट में ना आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, फिर पत्ती को सावधानी पूर्वक निकाल कर उसको हम धुल देते हैं। धुलने से फिर धुल देते हैं। धुलने के बाद हम क्या करते हैं, उसे वॉच ग्लास पर रखते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं। तो फिर जब आयोडीन अगर उसमें है, जो क्या कहते हैं पत्तियों में मांड या स्टार्च है, तो क्या होगा, वो पत्तियां कैसी हो जाएंगी, नीली काली हो जाती हैं। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसमें क्या है, इसमें स्टार्च की उपस्थिति है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया, नीला काला, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो हम ये क्यों करते हैं, ये भी पूछ सकता है कि हम आयोडीन परीक्षण क्यों करते हैं। तो पत्तियों में स्टार्च या मांड या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B, तीसरा ऑप्शन है विटामिन 1 और चौथा ऑप्शन है विटामिन B3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही, ये हमसे पूछा जा रहा है। बेरी रोग हम सभी जानते हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो रोग वो ये होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1। ये तो हम सबको पता है कि ये विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके कई नाम है, जैसे एक नाम है काके, ये भी पूछ सकता है, एक नाम है बारबियर्स, ये भी है, और एक है पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका और हाइड्रॉप्स एस्थेमेटिक्स, ये सब इसके नाम है। और ये भी पूछा जा सकता है आपको कि बेरी रोग जो है वो कहाँ किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। तो बेरी रोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे जो प्रमुख फसल जो है वो चावल है।
तो चावल में क्या होता है, विटामिन B1 की कमी होती है। तो जहाँ पे मुख्य फसल जो है वो यहाँ जहाँ पे मुख्य आहार चावल होता है वहाँ पे ये रोग विशेष तौर पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। हमसे पूछा जा रहा है जो पटसन है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है हमारा बीज, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है फूल, चौथा ऑप्शन है तना। तो हमें बताना है कि जो पटसन है वो हमको किस भाग से प्राप्त होता है। तो पटसन क्या होते हैं, हम सब जानते हैं कि तने से प्राप्त होता है। वो हम लोग जब गांव में रहते थे तो उसको काट के ले आते थे, फिर पानी में उसको भिगोया जाता था, फिर उससे पटसन निकाली जाती थी। तो वो जो पूरा तना रहता था उससे क्या किया जाता था, उससे जो है रेशे निकाले जाते थे, जिससे हम लोग के यहाँ गाँव में खटिया उटिया बनाई जाती है। वो जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, पटसन से प्राप्त होता है। और उसकी किस भाग से, तने के भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जड़ नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा मूली, दूसरा ऑप्शन है शकरकंदी, तीसरा ऑप्शन है टैपियोका, चौथा ऑप्शन है आलू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या है, कौन सा जड़ नहीं है। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जड़ नहीं है। तो क्या है इसमें, मूली क्या है, मूली एक जड़ है। शकरकंदी क्या है, शकरकंदी भी एक जड़ है। टैपियोका क्या है, ये भी एक जड़ है। तो इसमें आलू क्या है, आलू एक तना होता है। आलू क्या होता है कि एक तना होता है, इसको तना माना जाता है। जो आलू नीचे, मूली भी नीचे ही नहीं मिलती है, जमीन से अंदर से ही। शकरकंदी भी नीचे ही मिलती है, टैपियोका भी नीचे ही मिलता है। लेकिन क्या है कि आलू को तना माना जाता है। जैसे आलू, अदरक, लहसुन और एक रतालू करके होता है, कॉर्न्स जिसको बोलते हैं, वो ये सबको क्या माना जाता है, तना माना जाता है। आप ये सब भी लिख लीजिए कि किसको किसको, आलू, लहसुन, आलू, लहसुन, अदरक, और तालू, इन सबको क्या माना जाता है, इन सबको तना माना जाता है। और टैपियोका क्या होता है, टैपियोका एक जड़ होती है और इसमें खाना और जल संरक्षित रहता है। मूली की भी एक रूपांतरित मूसला जड़ होती है। ये तो हम सब ने जाना है कि ये क्या होती है। ये जो शकरकंदी भी क्या होती है, ये भी जड़ होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परजीवी पौधा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पौधा जो है वो परजीवी है। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वो होते हैं जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा परजीवी है। पहला ऑप्शन है हमारा पीपल, दूसरा ऑप्शन है हमारा अमरबेल, तीसरा ऑप्शन है अंगूर, चौथा ऑप्शन है मनी प्लांट। तो पीपल जो है, पीपल तो परजीवी नहीं होता, पीपल का तो बहुत बड़ा वृक्ष होता है। अमरबेल और अंगूर जो होती है, अंगूर का भी जो है वृक्ष होता है। ये भी मनी प्लांट भी खुद से ही अपने आप से ही बढ़ता है, भले वो किसी का सहारा लेके बढ़ता है, मतलब ऊपर जाता है, लेकिन वो परजीवी नहीं होता है। परजीवी पौधे वो होते हैं कि जो क्या करते हैं कि दूसरों से अपना पोषण लेते हैं। क्या करेंगे कि वो जैसे वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना पाते, तो वो इसलिए क्या करते हैं कि दूसरों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। अमरबेल में क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होती है, इसलिए क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की, जब क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है वो भोजन नहीं बनाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि किसी जो है पौधे पे चढ़ जाते हैं और उस पौधे से अपना भोजन लेते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ देते नहीं है। अगर उसको कुछ फायदा कर रहे हो तो तब तो ठीक है, लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उसको कुछ देते नहीं है और उससे अपना पोषण लेते रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी पौधा। कौन है, अब कौन है इसमें से परजीवी पौधा, अमर बेल। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन पौधों के बीज जो है वो पशुओं द्वारा स्थापित होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें से पौधे हैं जिनका जो है बीज वो पशुओं द्वारा इधर से उधर होता है। पहला ऑप्शन है हमारा सहजन,
दूसरा ऑप्शन है मैपल, तीसरा ऑप्शन है आक, चौथा ऑप्शन है आम। तो आपको बताना है कि पशुओं के द्वारा किसका जो बीज जो है वो इधर से उधर जाते हैं। देखिए बीज क्या होता है कि हम बहुत से पौधे ले आते हैं बीज जानबूझ के और फिर उनको बो देते हैं। कुछ क्या होता है कि मान लीजिए हमारे कपड़ों में फंस गए हैं, हम कहीं जा रहे हैं उसमें फंसे हैं, कहीं हमने झाड़ा तो वहाँ झड़ गए तो वहाँ उगाते हैं। आप लोग देखेंगे आम का जब सीजन जब गुजर जाता है तो उसके बाद नालियों के पास या कहीं छोटे छोटे जो है आम के पौधे निकल आते हैं। कैसे निकल आते हैं? किसी ने खाया फेंक दिया, या जो गाय लोग होती हैं वो खा लेती हैं, फिर कहीं जाके वो उसको निष्कासित करती है तो उससे भी वो उगाता है। तो क्या है ये सब, क्या है हम क्या करें, बीजों को स्थापित कर रहे हैं, एक जगह से ले जा रहे हैं दूसरी जगह पे। और कुछ जो चिड़िया लोग होती हैं वो लोग क्या करती हैं, वो लोग भी अपना जैसे सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। तो जब वो भोजन इकट्ठा करती हैं तो ले गई वहाँ पे, वो किसी कहीं पे वो जमीन के अंदर गाड़ती रहती, फिर वो क्या होता अचानक से वो भूल जाती हैं वो जगह ही। तो फिर जब वो वहाँ पे है तो वहाँ पे उगाता है पौधा। तो ये सब कई तरीके होते हैं जिससे क्या होता है कि बीज जो है वो यात्रा करते रहते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है जो पशुओं द्वारा स्थापित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आम का आम हमारा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आम का जो पौधा हम लोगों ने सबने देखा है कि जब हम गुठलियां खा के बाहर फेंक देते हैं तो गाय क्या करती है, वो खा लेती हैं, फिर वो जाके कहीं बाहर पॉटी करती हैं तो वो फिर वहाँ पे उगाता है। पूरा फल नहीं खाती, उसका रसीला भाग ही बचता है और बीज जो है उनके पातन के रूप में बाहर निकल आता है। ऐसे जैसे ब्लैकबेरी, चेरी, टमाटर, आम, सेब, ये सब क्या होते हैं, ये पशु खाते हैं। जो बीज होता है वो उनका पचता नहीं है, तो बीज जो है वो बाद में बाहर निकल आता है। इसमें आप ब्लैकबेरी है, एक ब्लैकबेरी है, चेरी है, ब्लैकबेरी, इसको भी पशु ही मतलब स्थापित करते हैं। ब्लैकबेरी है, चेरी, टमाटर के भी पौधे आप देखेंगे ना कहीं भी उगे रहते हैं। तो ये टमाटर का भी बीज जो है वो पशुओं को पचता नहीं है। आम और सेब, ये सब क्या होता है, ये पशुओं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और कुछ जो होता है जैसे मान लीजिए कोई कीट है, कोई बैठा उसके फूल पे बैठ गया, पत्तियों पे बैठ गया, तो वहाँ पे क्या होता है जो रंग बिरंगे रहते हैं तो वो उनको आकर्षित करते हैं, तो वो बैठे उनके फरों में चिपक गया तो वो ले जाके कहीं और गिरा देते हैं तो वो वहाँ उगाता है। तो ये सब क्या है, ये बीजों के स्थानांतरण की एक तरह से प्रक्रिया होती है। तो हम भी कभी कभी क्या करते हैं, जानबूझ के कुछ फल, हमें जो पौधे अच्छे लग जाते हैं हम उनका बीज ले आते हैं, अपने घर के आसपास लगाते हैं। कुछ क्या होता है कि हमारे कपड़ों में या कहीं जूतों में फंसे रहते हैं, कहीं जाते हैं हम तो वहाँ छिटक जाते हैं तो वहाँ उगाते हैं। तो ये सब से क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बीज जो है स्थानांतरित होते रहते हैं। इसमें पशुओं के द्वारा कौन सा होता है, आम। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है इसमें से किसको बीज पत्र कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बीजावरण, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण, तीसरा ऑप्शन है बीज पत्ती, चौथा ऑप्शन है बीजांड द्वार। तो बीज पत्र किसे कहते हैं, जो बीज पत्ती होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? आपसे पूछा है इसमें से किस पौधे में नाइट्रोजन को जोड़ने वाली पौधों की ग्रंथियां नहीं होती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्वीट पी या मीठी मटर, दूसरा ऑप्शन है बगीचे वाली मटर गार्डन पी, तीसरा ऑप्शन है तुलसी, चौथा ऑप्शन है मूंगफली। तो कुछ पौधे क्या होते हैं कि उनमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जो जीव होते हैं वो नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन के रूप में जो क्या करते हैं कि पौधे जो हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते, तो इसके लिए क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं वो उसको बदल देते हैं, फिर जो पौधे हैं उसे एक लेते हैं, मतलब डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधे इकट्ठा मतलब अपने आप में नहीं लेते। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नियत नाइट्रोजन में बदलते हैं और फिर जो क्या कहते हैं पौधे होते हैं उनको ये इकट्ठा कर ले। जैसे राइजोबियम एक जो जीवाणु होता है
जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वो क्या करेगा, ये इसमें मूंग की जो क्या कहते हैं जड़ें होती हैं उसमें पाया जाता है, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब उसको बदल देता है। तो क्या कर पौधे जो है उसको लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसमें नहीं होता है, ये ऑप्शन है तुलसी। कौन सा ऑप्शन है हमारा, तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। जो पत्ती में जो सिराएं होती हैं, जो छोटी सिराएं होती हैं, उनकी जो व्यवस्था है उसका क्या नाम है। मतलब जैसे आप देखेंगे ना, पत्तियां ऐसे होती हैं, मान लीजिए ये पत्ती है, तो सिराएं, उसमें कुछ सिराएं ऐसे बनी रहती हैं, तो उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कई तरह से ऐसे, फिर इसमें से इससे छोटी छोटी निकली रहती हैं, इस तरह से इधर निकली रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा पटल, दूसरा ऑप्शन है सिरा विन्यास, तीसरा ऑप्शन है मध्य सिरा, और चौथा ऑप्शन है वृंत या पर्णवृत्त। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मध्य सिर, नहीं सिरा, सॉरी, इसको हम बोलते हैं सिरा विन्यास। सिरा विन्यास मतलब ये क्या है, ये सिरा विन्यास हो रहा है, इसी से अलग अलग तरह की शाखाएं निकल जाती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं। पत्ती पर जो रेखाएं होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, सिराएं, और जो इसको हम पूरी जो संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास। मध्य सिरा क्या होता है, मध्य सिरा पत्ती के बीच की जो ये मुख्य रेखा होती है, ये वाली जो मोटी वाली रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मध्य सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, लकड़ी। तो देखिए लकड़ी क्या होता है कि ये प्राकृतिक स्रोत है। जैसे प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है कि जो जलाऊ लकड़ियां आती हैं, जो पुआल हैं, सूखे गोबर, ये सब क्या है, इन सबको गैर वाणिज्यिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत तो लोग मान लीजिए पेट्रोलियम गैस भी प्राकृतिक ही है, लेकिन जैसे ये लोग क्या होती है जीवाश्म के रूप में ये लोग में नहीं आती। जैसे जीवाश्म जो है क्या होता है कि जो जीवाश्म है धरती के नीचे दबे हैं, तो उनसे क्या होता है कुछ हमें पता है, जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या होता है हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त, मतलब पृथ्वी के नीचे से प्राप्त हो। लकड़ी क्या है, लकड़ियां जो है सूख जाती हैं, तो ये जीवाश्म ईंधन जो है कई सौ सालों के अंतराल पर बनते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उससे हम लोग बिजली भी बनाते हैं। तो ये सब क्या होती है कि ये प्राकृतिक स्रोत है हमारे। और लकड़ी क्या है, लकड़ी, गोबर गैस और जो पुआल जिसको हम बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सब हमें हमारी प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त होती हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन, जो कौन सा इसमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा नहीं है, लकड़ी इसमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला जो है वो भी हमें पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम गैस भी हमें पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होती है, और जो प्राकृतिक गैसें होती हैं वो भी हमें पृथ्वी के नीचे से ही प्राप्त होती हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। पहला ऑप्शन है हमारा सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है ज्वार भाटा ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है जीवाश्म ऊर्जा। तो कौन आपको बताना है कि कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या है, वो परंपरागत स्रोत हमारा नहीं होता है। और एक जो लकड़ियां होती हैं उसको भी हम लोग परंपरागत स्रोत में रखते हैं। ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पे मान लीजिए लकड़ी होगा तो उसको भी हम लोग परंपरागत स्रोत में ही रखते हैं। कुछ ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के जैसे विद्युत ऊर्जा है, ये जो बहुत स्रोत है जो बहुत ज़्यादा जो है सीमित मात्रा में है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सीमित जो परंपरागत स्रोत है वो सीमित मात्रा में कौन सा है, नहीं है। तो कौन सा है, जो जल से हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं वो जो है वो सीमित मात्रा में नहीं है। जिसमें मार्क कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन। ये सब क्या है, ये गैर परंपरागत स्रोत है। और इसमें सौर ऊर्जा तो है, ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा ऊर्जा है, तो ये भी हो गया। पवन ऊर्जा जो है वो भी जो है गैर परंपरागत स्रोत है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। जैसे पौधे का जो ऊपरी भाग है उससे अगर क्या होता है कि जो पानी जो है वो संरक्षित हो जाता है, मतलब अवशोषित हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है श्वसन, चौथा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हम सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि होता है कि जो पौधे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि। एक समय के बाद आप देखेंगे कि पौधे की लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन क्या उसमें फल लग रहे हैं हर साल उनकी पत्तियां, तो ये सब क्या होता है? ये सब ओवरऑल जो है वृद्धि में आता है। और एक है श्वसन। श्वसन क्या होता है कि इसमें जो पौधे हैं वो अपनी सांस लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो उसकी पत्तियां होती हैं उसमें पानी भी होता है, तो वो जो सूर्य का प्रकाश उन पे पड़ता है तो उससे पत्तियों से पानी जो है वो बाहर निकलता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो है बाहर निकल जाता है तो उससे पौधों की जो मृत्यु होने की भी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा पेड़ से तो वो बेचारे खाना नहीं बना पाएंगे, तो उससे जो है उनका जो पौधों का विकास होता है वो निम्न होने के भी चांसेस रहते हैं। पत्ती के आंतरिक भाग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए स्टोमेटल ओपनिंग आवश्यक होती है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को आमतौर पर केवल मतलब एक घटना के रूप में माना जाता है, जो उसमें छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं उसी से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय मैपल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखते हैं? ये एक पौधा है हिमालयम मैपल, ये जो है इसको किस श्रेणी में रखा जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा अस्थानिक, दूसरा ऑप्शन है प्रचुर या बाहुल, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक और चौथा ऑप्शन है संकट संपन्न। तो अस्थानिक पौधे क्या होते हैं? अन्य स्थानिक, जैसे वो कहीं भी उगाते हैं, मतलब कोई विशेष स्थान उनके लिए पर्टिकुलर कोई वातावरण जरूरी नहीं होता। जैसे कि सेब जो होता है क्या होता है? वो ठंडे प्रदेशों में होता है, लेकिन हम और बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कहीं भी उगाते हैं। और प्रचुर या बाहुल क्या होते हैं? जो बहुत मात्रा में होता है। स्थानिक क्या होते हैं? स्थानिक होते हैं जो केवल एक स्पेशल जो एक क्षेत्र होता है वहीं पे उगते हैं और जगह पे उनके लिए उचित वातावरण या वायुमंडल नहीं रहेगी, वायुमंडल की दशाएं नहीं रहेंगी, तो वो वहां पे उत्पन्न नहीं होते। और संकटपन वे होते हैं जो कि क्या कहते हैं कि मतलब संकटग्रस्त, अब वो विलुप्त प्राय की कैटेगरी में आने वाले हैं। तो हम जो उनको क्या बोलते हैं कि जो विलुप्त होने वाले हैं पौधे, उनको हम बोलते हैं कि संकट संपन्न या संकटपन्न, विलुप्त होने की कगार पे जो प्रजातियां होती हैं उनको बोलते हैं। जिन प्रजातियों की संख्या इतनी कम हो रही है कि वे विलुप्त होने का सामना कर सकती हैं उन्हें विलुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में या संकट संपन्न प्रजातियों के रूप में रखा जाता है। इसी में एक होता है हिमालयन मई सेब बोलते हैं या हिमालयन में एप्पल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये अफगानिस्तान में पाया जाता है। अफगानिस्तान, भूटान और हमारे यहाँ उत्तर भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, कश्मीर में, हमारे यहाँ कश्मीर में पाया जाता है और पश्चिमी चीन में पाया जाता है। ये पाया, लेकिन ये क्या होता है ना, ये इसमें क्या होता है कि औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ये जो इसका बहुत ज़्यादा औषधि के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए लोग जो है इसका बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं और जो इसके जो जड़ें, जो नीचे वाला जो भाग होता है वो माना जाता है जहरीला होता है, लेकिन क्या होता है कि इसका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको जो है उसकी जो जड़ें हैं उसको निकाल लेते हैं, उसको औषधि के रूप में उपयोग करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर, मुख्य रूप से इस पौधों की जड़ों के बड़े पैमाने पर निष्कर्षण से विनाशकारी कटाई होती है।
अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई के कारण ही इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? संकट संपन्न या विलुप्त प्राय कैटेगरी में रखते हैं। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको क्या किया है? इसको विलुप्त प्राय की कैटेगरी में रखा। IUCN इंटरनेशनल, ये भी पूछ सकता है आपसे फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसने क्या किया? इसको विलुप्त प्राय की कैटेगरी में रखा है। ऐसी प्रजातियां जिनको इनका बहुत दोहन हो रहा है और वो अब विलुप्त होने की स्थिति में आ गई हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? विलुप्त प्राय। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मतलब पृथ्वी से छोटा, समझ लीजिए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा मंगल, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है बुध, चौथा ऑप्शन है शनि। तो बृहस्पति क्या है? वो सबसे बड़ा, ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? बुध है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।